अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में आज मैं हबको के जो एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसके हवाले से बात करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि आज उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देगी, क्योंकि बहुत सारी दीगर जो कंपनीज़ हैं एनर्जी सेक्टर से यानी पावर सेक्टर से उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे और लुक्रेटिव किस्म के डिविडेंड अनाउंस किए थे। लेकिन हबको ने आज ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मायूस कर दिया और किसी किस्म का कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। ये अलग बात है कि कंपनी पहले एक इंटरिम डिविडेंड दे चुकी है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि एनुअल रिजल्ट के साथ मज़ीद डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके हवाले से हम आगे चल के बात करते हैं। पहले हम इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का जो है उससे। जून 30 2022 को जो ईयर एंड हुआ इस कंपनी का, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक इस कंपनी की जो नेट सेल्स हैं वो 62.5 बिलियन पे चली गई, जो कि पिछले साल जून 30 2021 में जो ईयर एंड हुआ था उसके मुताबिक 32.2 बिलियन थी। तो यहाँ पर आपको 93% से ज़ायद का इजाफा नज़र आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी ने सेल्स के एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस साल। उसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। पिछले साल इसका ग्रॉस प्रॉफिट 20.39 बिलियन था, जो इस साल बढ़कर 23.4 बिलियन तो ज़रूर हुआ, लेकिन सेल्स में 93% इजाफे के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ 14.7% का इजाफा इस बात को साबित करता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो इस साल बहुत ज़्यादा रही हैं। ये मसला बाकी कंपनीज़ के साथ भी रहा इस साल, ओवरऑल जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से। लेकिन इन एनी केस इसको एक बहुत बड़ा फैक्टर हम कह सकते हैं कंपनी के जो आज के रिजल्ट्स हैं उसमें जो इसकी थोड़ी सी डिसमल परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28.3 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 29.2 बिलियन हुआ और यहाँ पर हमें एक माइनर सा सिर्फ 3.2% का इंक्रीज नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी तक जितने भी हम चीज़ें देख चुके हैं टिल द करंट नंबर, ये हमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, अगरचे पॉजिटिविटी की शरह के अंदर हमें कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो पिछले साल 22.5 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 22.7 बिलियन पे गया और यहाँ पर हमें एक माइनर सा 0.65 का इंक्रीज परसेंटेज में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में अभी तक अपनी ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें, लेकिन कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही एक्सेप्ट फॉर द नेट सेल्स। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मार पड़ी है सारी ही कंपनीज़ को इंक्लूडिंग दिस कंपनी, वो टैक्स के हवाले से है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस साल जो नए टैक्सेस का नफाज किया उन सारी चीज़ों की वजह से कंपनीज़ को हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो हमने एनालिसिस किए हैं इस चैनल पे, बिफोर टैक्स अगरचे वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वहाँ पर जाकर फिर कंपनी में हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है। इस कंपनी के केस में भी 21.4 बिलियन इनका जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल का आफ्टर टैक्स, इस साल वो थोड़ा सा कम हो गए 21.128 रह गया। परसेंटेज टर्म में हम देख सकते हैं कि 1.43% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर। और जो अर्निंग पर शेयर है वो 16.52 थी पिछले साल, जो इस साल थोड़ा सा कम होकर 16.29 हुई। याद रहे कि ये रिजल्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा और वहाँ पर हमें नंबर्स ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन इन एनी केस वहाँ पर भी लॉस ही नज़र आएगा। बहरहाल इन सारी चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस साल पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म किया, लेकिन जितना टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए और मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी ओवरऑल, उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टिल 16.5 से 16.3 तक ईपीएस का आना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को शो नहीं कर रहा। तो अब सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ जो शेयर होल्डर्स के लिए है वो ये है कि इस रिज़ल्ट के साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ। यही वजह है कि आज इस रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद फ़ौरन से ही इस कंपनी का शेयर मार्केट के अंदर लोअर लाख पे चला गया। लेकिन मैं अपनी पर्सनल अगर ओपिनियन इस पे दूँ तो आई थिंक कंपनी इज़ स्टिल्स इन द स्ट्रॉन्ग फुट्स। और इस टफ इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर भी अगर कंपनी ने अपने आप को मेंटेन किया और एक्सेप्ट फॉर द बिग इशू ऑफ हैवी टैक्सेस, अगर कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है और बाकी चीज़ें भी मैनेज कर रही है, तो कंपनी अगर अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर या अपकमिंग ईयर में बेहतर कर लेती है किसी तरह और मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती हैं, और वैसे भी जो सुपर टैक्स लगा था एज़ पर अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ये 1 साल के लिए लगा था, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर ये टैक्स नहीं होगा सुपर टैक्स।
तो इन दैट केस कंपनी दोबारा से बेहतर रिजल्ट दे सकती है। और दूसरी बात ये भी है इसके 16.29 का ईपीएस अभी भी मौजूद है, और अगर कंपनी चाहती तो इसमें से कुछ डिविडेंड दे सकती थी और शेयर होल्डर खुश हो जाते। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो भी अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं और 16 से ऊपर का अगर ईपीएस है तो डेफिनेटली कंपनी अगर इन पैसों को रिटेन करती है और उस अपनी रिटेंशन रेशो को बढ़ाती है साल के लिए, तो उसको फिर वो बेहतर तौर पे अपने जो भी इसका बिज़नेस है, जो इसके ऑपरेशंस हैं, उसमें बेहतर तौर पे री इन्वेस्ट कर सकती है। और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमने ये भी देखा कि कंपनी ने अदर इनकम के ज़ुमरे में भी काफ़ी कमाया। पिछले साल के मुकाबले में इनकी अदर इनकम्स कम थी, लेकिन इन एनी केस वहाँ से भी इनको कमाई होती है, प्लस ये सब्सिडरीज़ भी हैं इसकी। तो अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी बेहतर तौर पर फोकस करती है और जो पैसा इस दफ़ा इसने रिटेन किया है इसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेती है, तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर या आने वाले सालों में इसका रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। वक्ती तौर पे अगर डिविडेंड नहीं भी आया तो स्टिल आई थिंक ₹6.5 का डिविडेंड इस साल इस कंपनी ने दिया था। तो अभी लास्ट रिजल्ट के साथ डिविडेंड ना भी आए तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और जो कंपनी की इट्स जो एक्चुअल बिजनेस है उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड होते हैं, उनके लिए ये इतना ज़्यादा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी कंपनी में जाते हैं और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं और डिविडेंड ना मिले तो एग्ज़िट कर जाते हैं और मिले तो खुश हो जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव के कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, तो फिर उस केस के अंदर आपको ज़रूर घबराना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपकी थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी। बट इन एनी केस डिसीजन इज़ योर। अगर आप समझते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म कर सकती है तो यू कैन थिंक ऑफ इट और इसकी फर्दर फाइनेंशियल्स को भी आप देख लें। और अगर आप समझते हैं कि ये डिविडेंड ना देने की वजह से ये कंपनी अच्छी नहीं है तो दैट्स आल्सो योर डिसीजन। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कन्वे की आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।